नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ मिश्रा सिंह। आज हमारी खास सोशल पंचायत में आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा है महाराष्ट्र में चल रहे संग्राम के ऊपर। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के आखिरी में। जैसे जैसे हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक ये खबरें आ रही थी कि महायुति गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर गए, जहां पर उन्होंने एकनाथ शिंदे से बात की। वहां पर उन्हें आश्वासन दिया कि सभी को अच्छी सीटें, जितनी सीटें उन्हें चाहिए, इस बात का आश्वासन दिया कि उतनी सीटें उन्हें मिलेगी। लेकिन अमित शाह के वहां से निकलते ही एकनाथ शिंदे ने ये दावा कर दिया, ये डिमांड कर दिया कि उन्हें 107 सीटें चाहिए। हम आपको बता दें कि 228 सीटों में से उन्होंने 288 सीटों में से उन्होंने 107 सीटों की डिमांड कर दी है। ऐसे में अब क्या होगी बीजेपी की रणनीति, किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर जो पार्टी के भीतर ही कलेश सामने आ रहा है कि जो उनकी गठबंधन है, हर नेता अलग अलग बिखरते दिख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी सभी को समेट कर चलने वाली है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं सौरभ जी, गौरव और सैफ। गौरव, क्या लगता है कि किस तरीके से बीजेपी, हालांकि अमित शाह ने तो ये कहा है कि महायुति के बीच सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जैसे बीते लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के प्रदर्शन रहा है महायुति का, वाकई जब अमित शाह का ये दौरा रहा तो बहुत निर्णायक, बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहा है। जिस हिसाब से आप देखिए कि 2 दिवसीय दौरा था, इस दौरान उन्होंने गणेश चतुर्थी के दौरान लाल बागचा भी गए हुए थे, वहाँ अपने परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की, लेकिन एक सियासी संदेश लेकर गए थे। आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीनों से जिस प्रकार से वहाँ खींचातानी थी, देवेंद्र फडणवीस अलग बयानबाजी कर रहे थे, एकनाथ शिंदे अलग बयानबाजी कर रहे थे, एनसीपी जो अजीत पवार की गुट है उसके विधायक अलग बयानबाजी कर रहे थे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं छिटपुट जो आ, आ, एक गुटबाजी जो गठबंधन में देखने को मिल रही थी, इसकी वजह से जो महायुति में जो बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी है, ये खुद को असहज महसूस कर रही थी। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा कि जैसे जो गलतियां हमने लोकसभा चुनाव में करी उसे हम विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराना बिल्कुल। आपने देखा होगा जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई एयरपोर्ट पे, जब वो दिल्ली रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पे, आपने देखा किस प्रकार से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से उन्होंने किस प्रकार से बातचीत करी कि उन्होंने आश्वासन दिया एक प्रकार से कि आपकी जो डिमांड है उस पर हम अमल करेंगे और आपको जो आपके हिसाब की सीटें हैं, जहां आप मजबूत हैं, जहां आपका एक अच्छा वोट बैंक है, जहां आपका बेस है, वहां आपको। लेकिन जरा सोचिए कि एकनाथ शिंदे ने 107 सीटों की डिमांड कर दी है। क्या लगता है कि बीजेपी उनकी ये डिमांड पूरी करेंगी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से शिंदे जो शिवसेना है जो दो गुट में हो गई, आपको एक चीज देखना होगा कि जो एकनाथ शिंदे की जो राजनीति रही है वो मुंबई और ठाणे की इर्द गिर्द ही राजनीति सारी रही है। तो जो हालांकि जो शिवसेना भी है वो भी खुद को अपने उसी क्षेत्र में मजबूत मानती है। बिल्कुल। जो एकनाथ शिंदे हैं वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जहां शिवसेना चुनाव लड़ रही है उद्धव गुट वाली, वहीं एकनाथ शिंदे को लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो सीटों का डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, अजीत पवार की, अभी आपने देखा होगा कि कल की अगर बात करें तो कल एक राजनीतिक घटना घटी महाराष्ट्र में। जिस वक्त अमित शाह महाराष्ट्र में थे उस वक्त अजीत पवार गुट के कई नेता, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो ये एक तरह का झटका है और कहीं ना कहीं जो अजीत पवार की जो सीटों की मोल भाव है, कहीं ना कहीं उनके मोल भाव को भी धक्का लगने वाला है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत होने दिख रही है, आप देखिए जिस प्रकार से अबू आदमी का भी बयान आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी के साथ भले हमें सीटें ना मिलेंगी तब भी हम साथ रहेंगे। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल जो बढ़त मिल रही है ना महाविकास अघाड़ी को, ये इसकी वजह से बैकफुट पे नजर आ रही है महायुति पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा के बाद से। जी सौरभ जी, आपकी क्या राय है इस पर? जिस तरीके से बीजेपी तमाम कोशिशें तो करती दिखाई दे रही है कि जो पार्टी, जब एक से ज्यादा पार्टी के गठबंधन होते तो वहां पर कलेश तो होना लाजमी है, लेकिन अमित शाह का ये बयान आता है कि महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसमें सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनके जाते ही एकनाथ शिंदे का ये डिमांड आना, क्या किसी तरीके से एक बगावत देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो महाराष्ट्र इलेक्शन का कहा जाए, महाराष्ट्र की राजनीति में
तो काफ़ी कुछ बदल गया। पहले जो पार्टियाँ एक थी, 2 पार्टियाँ 4 भागों में हो गई, जिसमें से अब जो मेन पार्टी रह गई है, जिनका मूल लोगो है जो, उसके नेता ही बदल गए, जो मेन नेता हुआ करते थे। और जो मेन नेता थे उनके लोगो ही बदल गए पार्टी के। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। दूसरी बात है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उन्होंने कह दिया 107 सीटें चाहिए, तो वो किसी न किसी आधार पर उनकी भी डिमांड होगी। बीजेपी अगर 150 सीटों पर लड़ने की सोच रही है और उस बाकी सीटों पर बंटवारा चाहती है, और जबकि बीजेपी की जो मजबूत सीटें हैं वो 50 से 60 सीटों को उसको पता है कि वो जीत सकती है, 75 सीटों पर उसको मेहनत करने की जरूरत है। तो एकनाथ शिंदे का भी सोचना सही है। जहाँ तक बात है कि लड़ाई का आपसे अंतर कलह की, तो ये सारे गठबंधन, ये सारी नई पार्टियां उसी अंतर कलह से बन के ही निकली हैं। जी। कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये कहा कि चाहे महायुति में ये आप शरद पवार एनसीपी देख लीजिए या शिवसेना देख लीजिए, इसलिए अलग हुए क्योंकि इनके में आरोप ये लगाया कि वो पारिवारिक चीजें बढ़ रही थी, इसलिए उन लोगों ने अलग अलग कर लिया। अब इन दोनों जो गठबंधन है, इनका जो आकलन कर सकते हैं हम जीत हार को लेकर के, वो लोकसभा चुनाव से कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो ये थे ही नहीं अस्तित्व में। आंकड़े ही अलग थे, तथ्य ही अलग थे। अभी जो देखा जाए मौजूदा स्थिति में, तो महाविकास आघाड़ी है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा सीटें जीतने में है अभी तक की में। महायुति जो है उसमें कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें महाआघाड़ी को आती हैं और इनकी सीटें कम आती हैं। उसमें भी महाआघाड़ी में क्या अब कांग्रेस ज़्यादा सीटें निकाल रही है, यहाँ पे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में खाली 2 सीटों का अंतर, 9 वो लेके आए 7 ये लेके आए, तो इसे दोनों मजबूत तो दावा बराबर ठोक सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जो सीट मांगी जा रही है उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी अमित शाह पहली बार गए हैं, अभी चुनाव की तारीख भी नहीं ऐलान हुई, उसको भी लेकर बिल्कुल। लगातार चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में क्या राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा, चुनाव तारीख चुनाव ही नहीं करा पाएंगे क्या नवंबर तक की, नवंबर में इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो तमाम आंकड़े बैठ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए मुझे लगता है चुनाव तारीखों के ऐलान में भी देरी हो रही है। अब वो कैसे बैठेंगे, क्योंकि अभी जाते ही नहीं सुर से छेड़ दिया कि 7 सीटें दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे। तो आधार तो है एकनाथ शिंदे का। हाँ। बीजेपी का लेकर के अगर बीजेपी मजबूत है तो एकनाथ शिंदे भी मजबूत है। उतना अंतर नहीं आया जितना महाआघाड़ी के जो जीत में आई है गठबंधन में, उतना अंतर तो इसमें नहीं है। इसलिए एकनाथ शिंदे की डिमांड कहीं ना कहीं पूरी है। अभी एक हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच एक सर्वे हुआ है अभी महाराष्ट्र में, जिसमें महाविकास आघाड़ी को 141 से 154 सीटें हाँ। मिल रही है, महायुति को 114 से 125 सीटें मिली हैं। दोनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अगर हम लोकप्रियता की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस की जो लोकप्रियता है वो घटी है सर। बिल्कुल घटी है। तो जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का एक ग्राफ पड़ा है ना, ये कॉन्फिडेंस है कि 107 सीटें, यही ग्राफ की वजह से ये 107 सीटें मांगी जा रही है। और ऐसा क्लेम करा जाता है कि जो आपने देखा हो कि एकनाथ शिंदे जब वो शिंदे गुट एक था, जब बाला साहब की टाइम था, आपने देखा कि जो शिवसेना की राजनीति थी वो महाराष्ट्र में मुंबई महानगर, ठाणे और ये जो उत्तर जो मुंबई का इलाका है, जो उत्तर वाला महाराष्ट्र का इलाका, वहाँ बड़ी मजबूत स्थिति में थी। जिस प्रकार से सर्वे आए हैं उसमें जो महायुति है वो उत्तर महाराष्ट्र में तो मजबूत नजर आ रही है, कोंकण में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो क्या कहते हैं विदर्भ में, मराठावाड़ में, इन सारी जगहों पे महाविकास आघाड़ी बहुत बढ़त बनाई क्योंकि किसानों का मुद्दा वहाँ पे ज्यादा आ रही है। आप देखिए इस वक्त जो महाराष्ट्र में जो सबसे मूल मुद्दा जो है ना, बेरोजगारी, वहाँ की कानून व्यवस्था में विफलता, और आज के समय में जो पिछले 5-6 दिनों से ट्रेंड कर रहा है महाराष्ट्र गौरव, जो शिवाजी की मूर्ति का जो टूटा, उसके बाद राहुल गांधी का जाना और यहाँ तक कहना कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, न सिर्फ शिवाजी से बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता से, कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र गौरव शिवाजी के साथ शिवाजी की मूर्ति 6 महीने भी नहीं टिक पाई, ये व्याप्त भ्रष्टाचार की गवाही देता है ये मूर्ति। और उसमें देखिए आपके उसमें आरोपी कौन बनाया गया, पर ये भी बनाने तो वाले को आरोपी बना दिया आपने। मतलब जिसने काम करवाया वो आरोपी नहीं है, जिसने बनवाया वो आरोपी नहीं है, जिसने बनाया यार गलती है। तो भाई आप चेक क्या कर रहे थे, चीजें क्या हो रही थी, ये तो हुआ क्या आपने सॉफ्ट टारगेट दे करके उसको टारगेट बना लिया, और ये बड़ा नुकसान लगने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र और शिवाजी का कनेक्शन बहुत बड़ा है और ये बीजेपी को लंबा नुकसान लगेगा, क्योंकि 8 महीने में मूर्ति टूट जाए। आप ये मत देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है अपने आप में। ये मूर्ति टूटने का सिलसिला कोई नया नहीं है। आप उज्जैन में देखिए, जब उज्जैन में कॉरिडोर बनता है, एक तूफान आते कई मूर्तियों के हाथ टूट जा रहे हैं, कई के सर गिर गए। तो ये लगातार ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान माना जाता है। हाँ बिल्कुल, भगवान की तरह पूछते हैं। शिंदे साहब ने खुद कहा कि जो उनकी मूर्ति के लिए मैं 1000 बार माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि शिंदे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद
और शिवसेना के जो लेकिन भाई जिस हैं, स्तर की माफी चाहिए जनता को वो नहीं है। राहुल पर गांधी आपको कहना क्या बिल्कुल लगता है सही कि है कि नरेंद्र अगर मोदी ने प्रधानमंत्री इसको उद्घाटन करने आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए तो कि नरेंद्र गलती मोदी ने हुई। माफी मांगी है नरेंद्र महाराष्ट्र की मोदी ने जनता से? उस चीज पे कहा है कि वो है कि बिल्कुल। दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, तमाम चीजें हैं। मतलब उद्घाटन करने तो आप भव्य आयोजन में आते हैं चीजें, और माफी मांगने आप एक ट्वीट का सहारा ले लेते हैं कि ट्वीट कर दिया हमने, माफी मांग लिया, कि कागजों पे तो हो गया हमने माफी मांगी है। जिस तरीके से आपने भव्य तरीके से उसका लोकार्पण किया था, तो आप आइए और बोलिए कि हाँ ये गलती हुई है। गलती किससे हुई बात अलग है, क्योंकि हमारे शासनकाल में बना, हमने उसका उद्घाटन किया और ये हुआ है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ऐसे आके बयान देना चाहिए था। अब ये ट्वीट कर देना ये क्या बात है? इसका मुद्दा महाविकास आघाड़ी बड़े अच्छे से बनाएगी क्योंकि बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जानती है कि वो आपने कितनी मजबूत देखा है होगा महाराष्ट्र वो चप्पल मारो जो रैली निकाली हाँ। गई थी, वो मूर्ति खंडित होने के बाद ही निकाली हाँ गई। जिस प्रकार से आपने देखा नाना पटोले या फिर उद्धव उसमें ठाकरे उद्धव ने ठाकरे से एकनाथ जिस शिंदे प्रकार को जिस प्रकार चप्पल से जो प्रतीकात्मक चप्पल मारा गया है हाँ। मुख्यमंत्री के, तो आप देखिए किस प्रकार से उस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया। चुनाव से पहले आप ये तो देखिए, लाजमी है। आपको एक चीज पे ध्यान देना होगा कि आप देखिए इस वक्त जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो एक ग्राफ बढ़ा है यूपी में, उसका असर और महाराष्ट्र प्रभाव में दिखेगा। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उत्तर भारत में ये यूं कहें कि यूपी की जनता जो है, यूपी के जो ज्यादातर लोग हैं वो उत्तर उत्तर बिल्कुल हाँ, महाराष्ट्र में रहते उत्तर हैं महाराष्ट्र में। और वहाँ ये फैक्टर काम करते हुए दिख रहा है। मुझे यूं नजर आ रहा है क्योंकि जब कुछ जो जिस प्रकार से कल अजित पवार गुट के बड़े स्तर के नेता जो बड़े संख्या में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जिस प्रकार से अखिलेश यादव का स्वागत किया गया वो साफा पहना के, हाँ। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब वहाँ पे जो मतलब ये लगता महाराष्ट्र है में कि एक पार्टी का जो उद्भव हो रहा है वो वो समाजवादी पार्टी अपने तौर पे ले रही है और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी हर उस सीट पे चुनाव लड़ना चाहेगी जहां उत्तर भारतीय भारतीयों का है। एक अच्छी संख्या है, एक अच्छी तादाद में। क्योंकि ये देखिए ना कि आप, ये लगता है मुझे जैसे महाअघाड़ी वहाँ पे है तो इंडिया ब्लॉक वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, हाँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मंशा बिल्कुल। दिखाई अपनी कि हम लड़ना चाहते हैं ताकि यहाँ पे मजबूती दे, और वहाँ सीट मिले ना मिले। समाजवादी पार्टी किसी मूल भाव की स्थिति में भी नजर नहीं नहीं आई है। जी। वहाँ अबू आजमी को देखिए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहना है कि वो अपना नेता, एक तो महाविकास आघाड़ी में लोग अपना नेता शरद पवार को मानते हैं। हाँ ये तो है। अबू आजमी ने कहा है कि जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता शरद पवार है वो हमें जितनी सीट देंगे हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच अभी देखिए कल की जो ज्वाइनिंग हुई है अजित पवार गुट के, तो एक तरह की अफवाह उड़ रही थी कि शरद पवार समाजवादी पार्टी से नाराज है, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए अबू आजमी ने ट्वीट भी करा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये पॉलिटिकल अफवाह है, इस पर कृपया ध्यान न दें। तो जिस प्रकार से हालांकि एक जो शरद पवार के अंदर एक जो सॉफ्ट कॉर्नर था कि अगर अजीत पवार से कोई फूट के आता है तो वो मेरी पार्टी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी में चला गया, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी इस वक्त में जो अभी दोनों गठबंधन देगा तो उसमें सबसे बड़ा नेता कोई है तो शरद पवार ही है। तो महाअघाड़ी का नेता शरद पवार को ही माना जाता है। कुछ बिल्कुल। भी होता है, चाहे कांग्रेस ज्यादा सीटें ले आ रही हैं, उनकी सीटें कम आ रही, तब भी लोग शरद पवार को प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे अभी फडणवीस भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं और तमाम आला कमान बीजेपी के, वो भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मतलब एक्टिव हक हैं। रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और वो लोग अपना दावा ठोकते रहते हैं। महाअघाड़ी में क्या होगा कि महाअघाड़ी को इंडिया ब्लॉक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मजबूती को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से मैक्सिमम लोग वहाँ पे हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी जो वहाँ पे अपने सभी सांसदों को लेके गई थी, वो अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश वही कर रही है। महाराष्ट्र में। अब वो कहना कि उन्हें मौका मिल सकता है। शरद पवार को, उन्हें पता है कि शरद पवार ये कैलकुलेशन कर लेंगे कि समाजवादी पार्टी को साथ में रखने से फायदा कितना होगा, उनको सीटें सही देना चाहिए। तो इसीलिए अबू आजमी ने उसी बंदे से एड्रेस किया कि शरद पवार ये समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी आ सकती है, क्योंकि आप माने को कैलकुलेशन में परफेक्ट है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बिल्कुल। शरद पवार बहुत दिनों से जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं। अगर आपको याद हुआ कि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से नतीजे आए थे, तो शरद पवार ही पहले शख्स थे इंडिया ब्लॉक से जिन्होंने नीतीश कुमार को फोन दौड़ाया था कि अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल। तो शरद पवार की जो इस तरह की राजनीति शरद पवार को सूट करती रही है। ये बिल्कुल, जोड़-तोड़ और की इसीलिए राजनीति, उन्हीं ये को लोग कांग्रेस एड्रेस भी वाली करते हैं, जिनको इसीलिए पार्टी में आना भी उन्हें- होता है, हाँ। तो वो लोग उनको ही एड्रेस करते हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो ये कैलकुलेट कर सकता है कि समाजवादी पार्टी आएगी, हालांकि लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कांग्रेस फिर भी उतना दिखती नहीं जितना शरद पवार दिखते और हैं। कांग्रेस तरीके से दावा भी नहीं करती वहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि फ्रंट फुट पर शरद पवार ही खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से सर्वे निकल कर आई है, सबसे बड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे कांग्रेस उभरती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। बशर्ते शर्त एक है कि कांग्रेस को थोड़ा सा जमीनी स्तर पर मेहनत करना होगा, लेकिन अभी जो लोगों का रुझान है
अभी लोग राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं बड़ी आशा की नजरों से। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बीते दिनों अपनी रैली में कहा था, या यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र को कवर करा है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अपनी रैली में कहा था कि जो कांग्रेस की विचारधारा का गढ़ है वो महाराष्ट्र डीएनए में महाराष्ट्र के ये महाराष्ट्र। तो पहले तो मैं थोड़ा सा वो क्लेश कर रहा था कि अरे यार यहाँ से भाजपा आरएसएस का अच्छा आप अब सोचिए राहुल गांधी का जो बयान है मैं- वो जब कश्मीर पहुंचे वहां पे उन्होंने बोला मेरा बड़ा खूनी रिश्ता यहाँ से। महाराष्ट्र पहुंचे तो क्या महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा असहज महसूस कर रहा था कि अरे यार ये आरएसएस क्लेम करती है या कि हमारे डीएनए में है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलने लगे। जैसे अगर प्रधानमंत्री को देखा जाए वो जिस राज्य में जाते हैं वहां के गेटअप में आ जाते हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे कि अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो राजस्थान महाराष्ट्र की एक बहुत जो बड़ा पगड़ी इलाका पहन लेते है। हैं। और उसमें कई इलाके ऐसे हैं कि जो कहीं पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, कहीं पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। तो आप महाराष्ट्र को इस तरीके से नहीं, हरियाणा नहीं समझ सकते आप कि चलिए ठीक है कि वहाँ पे 90 सीटें हैं, 288 सीटें हैं और उनके हर इलाके का मुद्दा अलग है, समस्या अलग है, परेशानी अलग है। आप विदर्भ इलाके में चाहिए वहाँ किसानों की समस्या है जिसपे हमेशा बीजेपी बैकफुट पर रहती है, क्योंकि किसानों की आत्महत्या को लेकर के जिस तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए उसको भी गए। हालांकि उल्टा लेकर उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, बिल्कुल लेकिन उसका फायदा तब कैसे मिला, क्योंकि किसानों के मुद्दे में क्या हो रहा है बीजेपी के साथ में, जब वो घिर जाती है तो या तो फैसले वापस ले लेती है या तो वो ऐलान कर देती है, पहले से कोई एक्शन नहीं ले जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो बीजेपी ये का थोड़ा सा नुकसान वाला ये पॉइंट होगा। कहना गलत नहीं हुआ कि बीजेपी पहले इंतजार करती है। अगर वो कोई फैसला लेकर आती है, कोई कानून पारित करती है तो वो देखती है कि जनता का कैसा रिएक्शन है, जैसा रिएक्शन होता है उसके बाद वाला एक्शन वो उस तरीके से लेती है। लेकिन अगर वही तो उसका नुकसान हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं मैं है। बताती हूँ किस तरीके से। आप मुझे जब किसी मैं आपको एक योजना चीज का मैं नाम आपको एक बताइए। चीज बताती हूँ एक मिनट, कि आप जब मुझे किसान किसी योजना आंदोलन का नाम के बताइए एक सेकंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसान आंदोलन के टाइम पर जब एमएसपी की गारंटी मांगी जा रही थी तो जब इस तरीके से बवाल हुआ, जब किसान आंदोलन इस हद तक चला गया कि जब तब जाकर मोदी जी ने वो कानून को वापस लिया, वरना उसके पहले वो ले सकती थी। इतने महीने तक किसान आंदोलन चलने की जरूरत नहीं थी। ये वही मैं कह सबसे रहा हूँ ना, पहला रीजन है। किसानों आप वाले इस पर मामले मुझे में बताइए। किसानों वाले मामले में अगर इतना सोच समझ के निर्णय लिया गया तो वापस लेने की नौबत ही नहीं हाँ आती। किसानों वाले तो आप मामले कह में रहे हैं नहीं- कि आप कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे ही बीजेपी ने ये मुद्दा, ये जो फैसला था, ये कानून पास कर दिया। बीजेपी के पास उस टाइम पे वो नंबर था कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ अभी बीजेपी उस सहयोग ओवर कर रही है। कॉन्फिडेंट में कि उस तरीके से पैसे लिए गए और आप देखिए जिस प्रकार से नोटबंदी की गई, 2000 के नोट फिर से बंद तो कर तो दिए। कोई नहीं कर पाया, किसी ने नहीं कर पाया। वही मैं कह रहा हूँ केवल किसानों का एक ऐसा मुद्दा है जिसपे ये लौटना पड़ जाता है। GST आया, 67 कुछ नहीं कर पाए। संशोधन हुए, 67 राहुल गांधी लगातार रैलियां करते रहे, गब्बर सिंह टैक्स करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनआरसी और सीए को लेकर राहुल कहा गया, गांधी के ही उस पे नहीं विरोध का नतीजा है कि 67 अमेंडमेंट करना पड़ा GST हाँ में। बिल्कुल नोटबंदी में कितना अमेंडमेंट हुआ? बहुत हुए। राहुल गांधी आगे का- 2000 का नोट चलिए। वापस लेना पड़ा सरकार को। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। अब मैं नहीं करूंगी, 4 बजे वाला तू कर ले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।